ओके, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, वो यूपीएससी के जो पैटर्न है इकोनॉमिक सेक्शंस में, इकोनॉमिक्स में अभी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर में कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो ये सेकंड पार्ट है ऑन द इकोनॉमिक्स। तो अभी अगर हम 10 ईयर की बात 10 ईयर के बारे में देखें, 2012 से लेकर के 2021 तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देखें तो एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन तो हर साल आए हैं। ठीक है, एवरी ईयर दे हैव द एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। केवल 2017 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 थे, कम थे 10 से, लेकिन बाकी जितने भी ईयर्स हैं ना उनके क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। 2016 में तो काफ़ी ज़्यादा थे, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस थे उससे। 2021 में भी 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन से, लगभग 16-17 क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन से आ रहे थे। तो जितनी इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल की है उतनी ही इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक्स की भी है। आज अभी जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 2021 में भी 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। 19 में भी उनका यही ट्रेंड था, 18 में भी यही ट्रेंड था। तो लगभग 10 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये हर बार पूछ रहे हैं। इट मीन्स इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सेक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, हमें करनी है अच्छे से। अब है कि कौन से चैप्टर से, जैसे कि यहाँ पे हमने फॉलो किया है, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं वो रमेश सिंह है, इंडियन इकोनॉमी की जो रमेश सिंह है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। या फिर हिंदी मीडियम के भी कई सारी बुक्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर हम लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड देखें, मैंने यहाँ पे बस 5 ईयर के ट्रेंड को लिया है कि 5 ईयर में, पिछले 5 ईयर में कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो एक तो हमें देखनी है कि नेशनल इनकम सेक्टर्स एंड द टाइप ऑफ इकोनॉमी, इस सेक्शन से लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इनसे वे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करंट पिछले 5 ईयर से वो पूछते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस से पूछते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन इस सेक्शन से भी आते हैं, नेगलेक्ट इसको भी नहीं करनी है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग से कभी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो नहीं हैं लेकिन करने हैं, क्योंकि कंपटीशन में हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, लगातार ट्रेंड तो नहीं है, बट फ्रिक्वेंटली आफ्टर 2 to 3 ईयर्स एक क्वेश्चन में से आते हैं। इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगातार 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेंड अभी दिखता है वो एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एक्टिविटीज़ से क्वेश्चंस का, वो अप्रॉक्सीमेटली 1-2 क्वेश्चन एवरी ईयर एग्रीकल्चर या उससे जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं याद रखना। एक तो है हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, और दूसरे जो सेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर के चीज़ों में अभी जो गवर्नमेंट लॉ, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, तो वो भी उसी में आएगा। तो ये लगातार अच्छे खासे क्वेश्चन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, फूड मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सभी सेक्टर से क्वेश्चन है लेकिन कम है, करनी है लेकिन। दूसरा जो आज अभी का ट्रेंड है वो लगातार फाइनेंशियल मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वहाँ से जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग दिए और लिए जाते हैं, ठीक है, उससे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं 5 ईयर्स से। बैंकिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 सालों में बैंकिंग जो सेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं वो। इंश्योरेंस से अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सिक्योरिटीज मार्केट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जो सिक्योरिटी है ये भी एक तरीके से कैपिटल मार्केट में आता है, इससे भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं वो। आगे देखते हैं इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि ट्रेड का जो सेक्टर है या बाकी उसके अलाइड जो सेक्टर्स हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
यानी जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है और बाकी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनमें किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी फीचर्स के बारे में वो पूछ देते हैं, चाहे वो न्यूज़ में है या कुछ साल पहले वो न्यूज़ में रहे होंगे, इनके बारे में पूछते हैं वो। ठीक है, टैक्स सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली तो नहीं आता लेकिन कभी कभी आते हैं उससे। पब्लिक फाइनेंस काफ़ी ज़रूरी है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब हुआ फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है उससे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेक्टर है पब्लिक फाइनेंस यानी कि फिजिकल पॉलिसीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एक एवरग्रीन टॉपिक है, करना है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे भी सवाल आते हैं, रेगुलर तो नहीं आ रहे लेकिन 1 और 2 ईयर के गैप पे क्वेश्चन आते हैं उससे। उसके बाद है तुम्हारा बर्निंग इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक इशू। अभी जो बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशू है उससे रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की रेलेवेंसी अब और भी ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो होगा ट्रेडिशनल, दूसरा होगा कंटेम्प्रेरी। तो ये ट्रेडिशनल तो चीज़ें हैं ही, ये कंटेम्प्रेरी इशू जो हैं अब उनके परसेंटेज बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे एवरग्रीन टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी खासकर इंटरनेशनल इश्यूज और फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के बारे में पता रहना चाहिए जो कंटेम्प्रेरी में चल रही हैं। यूनियन बजट, कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं यूनियन बजट से। और रिपोर्ट्स एंड सर्वे ऑब्वियसली बात है हमें करने हैं। ये एक बार हमें जो डाटा या ग्राफ जो होता है उसके बारे में जरूर एनालिसिस करनी होती है इन डेप्थ। डाटा या चार्ट जो होता है रिपोर्ट या सर्वे में, उसे हमें एनालिसिस जरूर करनी होती है। ठीक है, उसके बाद है करंट इकोनॉमिक इशू एंड योजना। अभी जो है करंट इकोनॉमिक इशू और योजनाओं से भी सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाया, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, हमें वो भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट है, ट्रेंड चल रही है, कौन सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कौन से नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन जिस सेक्टर में उन्होंने गैप किया है उससे भी करनी होती है, क्योंकि कभी भी वो किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चंस के और उनको कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहले ये समझनी है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, बताएंगे वो यही चीज़ें बताएंगे, वो 5 स्टार होटल की तरफ फैसिलिटीज़ होगी एंड दे विल एक्सप्लेन द सेम थिंग इवन दे डोंट हैव द टाइम टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें समझनी है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको डील कैसे करने हैं। मेरी बातों को याद रखना, हमेशा अपने दिमाग में रखो कि कैसे डील करेंगे उन चीज़ों को। कौन से क्वेश्चन वी हैव टू अटेन एंड विच क्वेश्चन वी हैव टू लीव, किसको हमें अटेन करने हैं और किसको छोड़ देने हैं। इकोनॉमिक सेक्शन से अभी हम देख रहे हैं उनके नेचर के बारे में, नेचर कैसा हो सकता है, क्या है क्वेश्चन का नेचर, कैसा है, आगे कैसा हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब है 2020 का क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है, इफ अदर ग्लोबल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, which of the flowing actions or policy are most likely to give some immunity to India। अगर फ्यूचर में कोई फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, जैसा वर्ल्ड में एक साइकिल होता है 15 से 20 ईयर के बीच में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही आते हैं वर्ल्ड में। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेप इंडिया को बचा सकता है या इंडिया के लिए सूटेबल है, जिससे कि हमें उसका इम्पैक्ट कम से कम होगा। सबसे पहले इस फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब अच्छे से समझना। व्हाट इज फाइनेंशियल क्राइसिस? इट मींस द फेलियर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, ये फेल कर जाएंगे तो क्या होगा और इंडिया अगर उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकता है। तो ये कहता है कि नॉट डिपेंड अपॉन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। याद रखना, अब देखो शब्दों में ही संसार है। द होल वर्ल्ड लाइज इन द वर्ड, एक वर्ड में ही सारे आंसर छुपे होते हैं।
ठीक है, इस वो सेंटेंस को मेरे हमेशा याद रखना कि यू हैव टू डेसिफर द वर्ड्स, उस वर्ड को पहचानो, की टर्म्स को पहचाननी होगी। तो ये कहता है कि नॉट डिपेंडिंग अपॉन द शॉर्ट टर्म लोन, ऑब्वियसली बात है शॉर्ट टर्म लोन हमेशा कम समय के लिए आते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए आते हैं और अपने फायदे के लिए आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर तो वहीं इन्वेस्ट करेंगे ना जहां उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म अगर लोन हमने ले भी लिया तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती भी है तो उसका हमें बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये तो बात सही है ना कि नॉट डिपेंडिंग अपॉन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर वर्ल्ड में कहीं भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर होंगे, जो अपना पैसा लगाते हैं किसी कंट्री में, किसी कंट्री के मार्केट में, तो पहले निकाल के भाग जाएंगे। तो ठीक है, हम डिपेंडेंट नहीं हैं उन चीज़ों पे शॉर्ट टर्म के, हमें आप पैसा दोगे तभी हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा नहीं। हम डिपेंडेंट नहीं है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे। तो ये हमें प्रोटेक्शन करेगा। अगर शॉर्ट टर्म, जो कंट्री भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे ज़्यादा डिपेंड होता है ना, प्रॉब्लम सुनी होती हैं, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश कर जाती है। हम डिपेंडेंट नहीं है, ये सही है। ओपनिंग ऑफ द मोर फॉरेन बैंक्स, अब जितनी ज़्यादा फॉरेन बैंक्स को हम खोलेंगे उतनी ज़्यादा अगर वर्ल्ड में क्राइसिस होगी तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। तो किसी भी हालत में हम दूसरे पर डिपेंड क्यों रहें, फॉरेन बैंक्स को हम डिपेंडेंट क्यों रहें अपने कंट्री में? और जितनी ज़्यादा हम डिपेंड रहेंगे फॉरेन बैंक्स पे, प्रॉब्लम हमें उतनी ज़्यादा होगी। तो ये गलत है। मेंटेनिंग द फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि पूरी तरीके से कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट कर दें। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले समझनी है कि व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसमें इस वर्ड को समझनी है। तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो जिस रेट पे भी चाहें उस रेट पे अपने करेंसी को कन्वर्ट कर लें विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द आरबीआई। तो अगर ये पूरी तरीके से कन्वर्टेबिलिटी हो जाती है तो मार्केट का जो कंट्रोल होगा वो तो आरबीआई के हाथ में चला जाएगा। मार्केट सिस्टम का जो कंट्रोल होगा, मॉनेटरी सिस्टम का, वैसे ये कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, फिर भी ये जो मार्केट में चीज़ों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है या गवर्नमेंट के पास है, वो उन चीज़ें खत्म हो जाएगी अगर हम पूरी तरीके से कन्वर्ट करने की परमिशन दे देंगे कि आप जैसा भी इतना ही पैसा आओ, जिस रेट पे भी चाहो आप मार्केट से कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का या आरबीआई का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो मार्केट फ्लॉप कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है इन दो चीज़ों पे डिपेंड होना इंडिया के लिए हार्मफुल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे। तो सही क्या है? नहीं, पहला तो सही है, हम शॉर्ट टर्म लोन पे डिपेंड नहीं है, तो ये तो हमारा सही है। फॉरेन बैंक्स पे डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है, और पूरी तरीके से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी अच्छी बात नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है हमारा सही ऑप्शन क्या है? केवल एक ही है। दूसरा है, इफ वी विथड्रॉ द 1 lakhs इन कैश फ्रॉम द डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट्स ऑफ एट बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। अब क्या कहता है कि अगर हम डिमांड डिपॉजिट से बैंक से अगर हम निकाल लेते हैं 1 लाख रुपए, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? इमीडिएट इफेक्ट याद रखना इस वर्ड को, जैसा मैंने कहा पूरा आंसर उस वर्ड पे ही होता है एग्जाम्स में, तो वर्ड्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? It reduces rupees 1,000, 1 lakhs. It increase 1 lakhs. It increase it by more than 1 lakhs, और it leaves unchanged. जैसे ही मॉनेटरी सिस्टम पढ़ोगे, बैंकिंग सिस्टम पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे आरबीआई जो होता है अलग अलग मेजर्स को यूज़ करता है कि कंट्री में कितने पैसे हैं उसको मापने के लिए, या उसको मापने के लिए M1 है, M2 मेजर्स हैं, M3 मेजर्स हैं, M4 मेजर्स हैं जो आरबीआई यूज़ करते हैं कि भाई वाकई में कंट्री में कितनी करेंसी अभी सर्कुलेशन में है। तो M1 में जो है वो लोगों के हाथों में, घरों में जो पैसा है वो, और प्लस जो बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है वो M1। तो M1 जो होता है, उसके बाद M2 है, M3 है, इसमें बैंक के पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, फिर इसमें बैंक के टाइम डिपॉजिट, उसके बाद M4 में M3 प्लस बाकी सब आएंगे।
तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो एक एज ए करेंसी है वो है M1, यानी M1 आम लोगों के हाथों में जो पैसा है वो, और जो डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट है बैंक के पास वो, इन दोनों को मिलाकर के M1 बनता है। तो ये दोनों चीज़ें तो पहले से लिक्विड फॉर्म में है, यानी आरबीआई के लिए ये तो पहले से मार्केट में है। भले वो डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट में दिखाएंगे, गवर्नमेंट बैंक के पास दिखाएंगे, लेकिन ये एज पब्लिक को ही कंसिडर किया जाएगा कि ये पब्लिक के पास है। तो 1 लाख रुपए जो पब्लिक के पास पहले से ही है, डिमांड पे ही है, उसके निकल जाने से इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? कुछ भी होगा, पहले से ही है लोगों के पास, तो क्या इफेक्ट होगा? नथिंग। ये दैट वी हैव टू टेक द कंक्लूजन। इसमें हमें कंक्लूजन निकालने होंगे। इसके हम कंक्लूजन तभी नहीं निकाल पाएंगे ना जब हम M1 के बारे में अच्छे से समझेंगे, M2 के बारे में अच्छे से समझेंगे, M3 M4 के बारे में यानी कंपैरेटिव मॉनेटरी एनालिसिस के बारे में अच्छे से समझेंगे। और एंड वी आर एबल टू इंटरकनेक्ट, सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको इंटरकनेक्ट करना आपस में रियल लाइफ से, वो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्डन ट्रेंच। तो ये तो आसान है, अगर इंटरनेशनल ये हमारा हमने जो टॉपिक देखा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनमें से है। तो गोल्डन ट्रेंच क्या है? क्रेडिट सिस्टम बाय द IMF जो है ये गोल्डन ट्रेंच इशू करता है। ठीक है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से फिर से इस वर्ड का मतलब समझो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वही चीज होती है जो फाइनली कोई रिटर्न दे, जिसका कंट्री को फायदा हो, जिससे कोई कैपिटल जनरेट हो, वो इन्वेस्टमेंट है। जो हमने खरीदा और खा लिया, खरीदा और कंज्यूम कर लिया, खरीदा अपने लग्जरी में यूज कर लिया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ में आया? तो इस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कहाँ पैसा लगाए कि वो फायदेमंद हो। इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर क्या है, कौन सा बिल कॉन्सिडर एज ए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट माना जाएगा जहां से पब्लिक को रिटर्न मिले, गवर्नमेंट को रिटर्न मिले, देश को फायदा हो। तो फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हम फिक्स कर देते हैं तो वो क्या कोई इन्वेस्टमेंट है? वो कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फिक्स हो जाना कि भाई इतने पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फार्मर्स को, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, ये कोई कैपिटल रिटर्न नहीं देने वाला, गारंटी कैपिटल रिटर्न नहीं देने वाला ये चीजें। ठीक है, कंप्यूटराइजिंग द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ऑब्वियसली बात है कंप्यूटराइजेशन और एग्रीकल्चर सिस्टम को कंप्यूटराइजेशन करना और बाकी उसमें मॉडिफिकेशन करना एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। दूसरा सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फिर से यहाँ पे कैपिटल डेवलपमेंट यानी कि हम कुछ ना कुछ संपत्ति डेवलप कर रहे हैं या उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और फ्री में देना तो कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा ना। फ्री में हम किसी चीज को देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट तो कभी नहीं माना जाएगा। दूसरा है वेबर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, हमने लोन को ही वेबर कर दिया, छोड़ दिया, इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट है? अगर हमने लोन्स को माफ कर दिया तो इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा? ये दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। फिर से सेटिंग अप द कोल्ड स्टोरेज, ऑब्वियसली बात है कोल्ड स्टोरेज को बनाना एक तरीके से कैपिटल बिल्डअप है। वहां पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल बिल्डअप हो रहा है। तो हमारा सही एस्टिमेट जहां पे हमने अपनी पूंजी अपने कैपिटल को निवेश किया, जहां से हमें रिटर्न मिलेगा, फायदा होगा, कोल्ड स्टोरेज का बनाना ये गलत है। लोन एग्रीकल्चर लोन को माफ करना कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। फ्री में चीज़ें देना कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट सही चीज़ें हैं, कंप्यूटराइजेशन डेवलपमेंट करना सही चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली बात है तुम उस वर्ड से ही आंसर को डिराइव कर सकते हो अगर वर्ड्स के मतलब मालूम है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच इज द इम्पोर्टेंट ट्रिम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फार्म। ये जो है कैपिटल मार्केट में हमेशा यूज होता है। जब भी कैपिटल मार्केट का चैप्टर पढ़ोगे तो ये जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है हमेशा यूज होता है। यानी कंपनियां क्या करती हैं भाई, शेयर इशू करती हैं और पब्लिक से पैसा मांगती हैं कि आप पैसा दीजिए। तो एक होशियार एक समझदार इन्वेस्टर कैसे उसमें कैसे इन्वेस्ट करेगा, आप पे कैसे विश्वास करेगा, कैसे अपनी पैसा देगा वो।
तो उसके लिए वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेगा कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। अब ऐसा एग्जांपल देखते हैं, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव द लोन। यानी बैंक भी अगर लोन देता है या बाकी पब्लिक से भी वो लेते हैं तो ये देखना जरूरी है। बैंक भी ये देखेगा कि उस फर्म की कंडीशन कैसी है, वो लोन वापस रिटर्न करने कंडीशन में है या नहीं है। अगर वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है ऑब्वियसली बात है लोन देगा वो। इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ द फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव द लोन। बैंक जिसको लोन देने जा रहा है उसे उसका क्या गारंटी है, कहीं वो फ्लॉप तो नहीं कर जाएगा, फेल तो नहीं कर जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा। इसके लिए वो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट कन्वर्जेंस रेशियो को देखेगा, क्या है उसका रेशियो। अगर बेटर रेशियो है ऑब्वियसली बात है लोन देगा, सस्ते में लोन देगा, नहीं है तो कभी नहीं देगा। नहीं तो उसको ट्रस्ट वर्थी, कोई भी बैंक से हम लोन लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई गारंटी मांगता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो एक तरीके का गारंटी है कि भाई आपका रिकॉर्ड अच्छा है, हम आपको दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देगा। The higher a borrowing firm level of interest coverage ratio, the worse is the ability to solve its debt. अब इसलिए बात है गलत है। अगर उसका हायर बोरोइंग है, the higher the borrowing firm level interest coverage ratio, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है वो एक अच्छी कंपनी है, न कि बुरी कंपनी है। तो इसमें 1 and 2, which of the following factor or policy were affecting the प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर। अब राइस के प्राइस को, एग्रीकल्चर का सेक्शन है, एग्रीकल्चर के प्राइस को कौन अफेक्ट कर रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑब्वियसली बात अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट जो ट्रेड कर रही है राइस में, फॉरवर्ड ट्रेडिंग या बाकी ट्रेडिंग जो कर रही है उसमें भी अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, गवर्नमेंट जो जमा करती है अपने लिए स्टॉक में, उसके लिए भी वो भी अफेक्ट करेगा। और कंज्यूमर सब्सिडी जो देती है, ये सारे फैक्टर किसी भी प्राइस के, किसी भी कमोडिटी के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है सारे ऑप्शंस होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे है एक इंटरनेशनल टॉपिक है, द वैल्यू ऑफ द इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन द लास्ट डिकेड। यानी इंडिया श्रीलंका का जो ट्रेड है लास्ट डिकेड से 10 सालों से बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे कंसिस्टेंटली यानी लगातार एक नॉर्मल रेशियो में वो बढ़ रहा है। सही है या नहीं? यू विल गेट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, या फिर जो रमेश सिंह हैं या बाकी जो बुक हैं उनमें भी ये ट्रेंड 10 साल का मिल जाता है। लेकिन याद रखना ये क्या कह रहा है, कंसिस्टेंटली, इस वर्ड पे फोकस करना कि वो वाकई में, मैंने चूंकि ये डाटा तो अभी देखा नहीं, मैंने डाटा नहीं देखा है कि वाकई में इंक्रीज कर रहा है या नहीं, बट एज यू आर प्रिपेयरिंग, तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें इन चीज़ों पे फोकस करना होगा, इस वर्ड पे फोकस करना होगा कि क्या कंसिस्टेंटली है, कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कुछ 2-4 साल बढ़ा फिर घट गया, 1 साल फिर 5वें साल बढ़ा 6वें साल घट गया, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है तो इसे में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, टेक्सटाइल एंड द टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये टेक्सटाइल या टेक्सटाइल आर्टिकल जो हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है जब ट्रेड वाले चैप्टर पढ़ोगे उसे मालूम हो जाएगा। यहाँ मैं बस बेसिक चीज़ों के बारे में आंसर बता सकता हूँ जो नॉर्मल ट्रेंड है अभी की, क्योंकि मैं उसको तैयारी नहीं करता, अभी नहीं कर रहा, पहले करता था। तो मैंने इंटरव्यू भी दिया था 2015 में, आई हैड गिवन द इंटरव्यू। 14 में अप्लाई किया था, 15 में दिया था। उसके बाद मुझे देने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने दिया नहीं। तो करंट टॉपिक से तो मेरा बहुत ज़्यादा अभी कनेक्शन नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे मालूम है, वो कंफर्म है, ठीक है। तो तरीका समझ लो कैसे करनी है। इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैड बीन द हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया इन द साउथ एशिया। तो यह लास्ट 5 ईयर से क्या साउथ एशिया में नेपाल के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है या नहीं होता? इसका ये जो हमारा एक एक्सटर्नल सेक्टर होगा, इसमें ट्रेड के बारे में पढ़ोगे अलग अलग देशों के साथ, या इकोनॉमिक सर्वे जो होगा उससे मालूम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फिर से एक बेसिक टॉपिक है यहाँ पे
the weightage of the foods in the consumer price index is higher than the wholesale price index. Obviously बात है wholesale price index और consumer price index में difference है. कंज्यूमर जो एक आम आदमी अपने रोजमर्रे की चीज़ों को खरीदता है, वो कितना महंगा हुआ कितना सस्ता हुआ उसे बेहतर तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही मापता है. अब आम आदमी तो होलसेल में चीज़ों को खरीदता नहीं है, हमें जितनी ज़रूरत हो उतनी खरीदते हैं हम, तो उसमें उसके प्राइस में डिफरेंस और सीपीआई के प्राइस में डिफरेंस में अंतर होता है. तो ऑब्वियसली बात है हम ज़्यादा अपनी अर्निंग का ज़्यादा खर्च कहाँ करते हैं, फूडिंग में खर्च करते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं. तो महंगाई को जो वेटेज देना है, महंगाई को सही मेजरमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हम क्या करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेंगे जहाँ पे फूड्स आइटम्स और जो हमारे क्लॉथ आइटम्स हैं और बाकी जो रोज की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है. अब वही जो को माप के क्या करेंगे जिसका वेटेज ही कम है, जो हम आमतौर पे यूज़ नहीं करते, कभी कभी खरीदते हैं, तो इसको मापने से हमें सही महंगाई पता नहीं चलेगी क्या है. तो सही है ये स्टेटमेंट. दूसरा, WPI does not capture change in the price of the services which CPI does. Obviously बात है WPI में not capital change in the services नहीं है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has now adopted the WPI as the key measures of inflation. नहीं, WPI अभी पढ़ोगे उस चैप्टर को तो मालूम होगा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया WPI की जगह पे अब वो CPI को ही यूज़ करता है. पहले वो करता था, अब नहीं करता. तो अब इसलिए बात है 1 2 सही है. नेक्स्ट है देखते हैं. इन द केस ऑफ द सीरियल्स, ऑल सीरियल्स जितने भी अनाज हैं, इन द केस ऑफ द ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड द ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट ऑफ द एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट. अब ये बात तो बिल्कुल बेकार है ना. अनलिमिटेड, इस वर्ड पे फोकस करो. जैसा मैंने कहा शब्दों में ही संसार है, शब्दों में ही IAS की एग्जाम है. अनलिमिटेड है, हम किसी भी स्टेट से कितना भी खरीदें, ये तो बिल्कुल गलत है. देखते ही काट देनी है, एलिमिनेट कर दो उसे. In the case of cereals and the pulses, the MSP is fixed in any state or union territory at a level to which market price is never rise. अब फिर से never rise, ऐसे में क्या फिक्स करेंगे MSP? नहीं, ये तो गलत होगा ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो neither 1 neither 2. With reference to the Indian economic, consider the following. कमर्शियल पेपर, फिर से यहाँ पे कमर्शियल मार्केट, फाइनेंस मार्केट, मॉनेटरी सिस्टम, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछ रहा है. कमर्शियल पेपर जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोमिसरी नोट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म RBI. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या लॉन्ग टर्म के लिए है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए है. कॉल मनी मार्केट इंटर बैंकिंग के लिए है, बिल्कुल भी सही है. जीरो कूपन बॉन्ड और द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड. यहाँ पे देखो इंटरेस्ट बियरिंग कह रहा है, नहीं, शॉर्ट कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट देते ही नहीं है. उस बॉन्ड क्या होते हैं, एक तरीके पेपर होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें कुछ अमाउंट लिखे रहते हैं. जैसे मान लेते हैं उसमें लिखा है 10,000 लिखा है, तो कूपन बॉन्ड तुम्हें मिल जाएगा 2000 में, 2000 भी मिल जाएगा. और वो एक लॉन्ग टर्म में होगा. जैसे कि मान लेते हैं 10-15 साल या 20 साल के बाद जाओगे, जो तुमने 2000 में खरीदे था वो तुम्हें 10,000 में अब तुम उसको रिटर्न करोगे. जहाँ से भी खरीदे हो वो तुम्हें 10,000 रिटर्न करेगा. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. बस ये अपने फेस वैल्यू से कम पे सेल होता है और वापस जब हम इसको सेल करेंगे, वापस जब इसका टाइम मैच्योर होगा तो हमें उसके फेस वैल्यू के बराबर पैसे मिल जाएंगे. यही एक तरीके का इंटरेस्ट हो गया. तो कोई इंटरेस्ट तो है नहीं. तो वर्ड को समझो और कॉन्सेप्ट को समझो. कमर्शियल मार्केट, फिजिकल सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी. तो कौन सा सही हो गया? हमारा 4 गलत है, जहाँ भी 4 है उसे एलिमिनेट कर दो. और हमारा 3 सही है, 3 सही है. तो 1 and 3 कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म बोर्ड 1 and 3 है, सही है हमारा. ठीक है. नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा FDI जिसकी बात कर रहे हैं हम, FDI की बात कर रहे हैं. अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा, उसके बारे में देखनी है.
It is the investment through the capital instruments, essentially in the listed company. ठीक है, FDI क्या है, हमें सही पूछ रहा है. Reference is one of the following considered to be the major characteristics. It is the investment through capital instruments, essentially in the listed company. केवल listed company में ही होगा FDI, ऐसा किसने कहा? बिल्कुल भी नहीं होगा. अब यहाँ पे लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी के बारे में समझना होगा. विच कंपनी नोन एज द लिस्टेड कंपनी एंड विच इज नॉट द लिस्टेड कंपनी, इसके वर्ड को समझना होगा. इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, इसमें कोई डेप्ट क्रिएट नहीं होता. इट इज लार्जली अ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग फ्लो. ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई डेप्ट क्रिएट नहीं होता. एक अमेरिका मान लेते हैं एग्जांपल से कि अमेरिका को कोई इन्वेस्टर आएगा पैसे लेकर के और इंडिया में दवाई की कंपनी बैठा दी, स्कूटर की कंपनी बैठा दी, उसमें हमारा कोई डेप्ट नहीं है, नॉन डेप्ट है क्रिएशन ऑफ द कैपिटल फ्लो. हमने कोई उधार तो लिया नहीं, कोई बोरोइंग तो ली नहीं है उससे. उसको उस इन्वेस्टर को हमसे फायदा लगता है और वो यहाँ पे आता है, वो उसने यहाँ बिजनेस शुरू किया. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो एक डेप्ट क्रिएट नहीं करेगा वो चीज़ों का. सही है ये चीज़ें. इट इज इन्वेस्टेड, इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व द डेप्ट सर्विंग. कोई बात डेप्ट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे. इट इज इन्वेस्टेड, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कहाँ पे आती है? FDI तो हम किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या पब्लिक की हो, प्राइवेट हो, कहीं भी इन्वेस्ट होगा, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो. लिस्टेड का मतलब होता है जहाँ पे जो सेबी के पास लिस्टेड हो, स्टॉक एक्सचेंज में सेबी से रिकॉग्नाइज हो और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो. ठीक है, FDI तो लिस्टेड, बिना लिस्टेड कंपनी में भी आ सकते हैं. With reference to the international trade in India at present, which of the following statement is correct? जो अभी में हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्या इसमें सही है? इंडिया मर्केंटाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन द मर्केंटाइज इंपोर्ट. अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसको ये तभी सॉल्व होंगे जब आप करंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर्स को पढ़ोगे, ट्रेंड को देखोगे, जो ग्राफ है अभी सर्वे में आते हैं और बाकी चीज़ों में आते हैं उनको पढ़ोगे. ठीक है, तो इनको तो आप सफर उसको पढ़ के कर लोगे. नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग. नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, फिर से इस वर्ड का मतलब समझना कि नॉन फाइनेंशियल डेप्ट क्या होते हैं. हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड्स एंड द ट्रेजरी बिल्स. यानी इसमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है इंक्लूड करता है? तो इनमें से तीनों के तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है और ये तीनों के तीनों ही सही होंगे. जब फाइनेंशियल मार्केट के पढ़ोगे तो इसमें मालूम होगा कि वाई द हाउसिंग लोन इज नॉट कंसिडर्ड एज द फाइनेंशियल डेप्ट, या फिर अमाउंट स्टैंडिंग फॉर द क्रेडिट कार्ड या फिर ट्रेजरी बिल्स, ये वहाँ मिल जाएंगे. अब है विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यानी ट्रिम जो WTO का एग्रीमेंट WTO के अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ है उसमें से क्या सही है? अब ये कहता है द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर प्रोहिबिटेड. यानी कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते, ये तो बात सही है. WTO बना ही यही है, ट्रिम का एग्रीमेंट भी इसीलिए हुआ था, ट्रेड में जितना हो सके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएं. ठीक है, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू द ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. अब यहाँ पे याद आ रहा है ये ट्रेड है रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सर्विस. ये ट्रेड गुड्स में नहीं होता, ट्रिम्स गुड्स में कहाँ से करेंगे? गलत हो जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट का मतलब सर्विस में आएगा. They are not concerned with the regulation of the foreign investments. Foreign investments से they are not concerning with the regulation of the foreign investment. ठीक है, they are not concerned with the regulation of the foreign investment. यानी जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उससे कोई लेना देना इनका नहीं है.
ये कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है। सबसे पहले तो सेकंड हमारा गलत है। एंड दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन से नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो इशू बनता है टॉपिक वो सी बनता है। कई सारे ऑप्शंस ऐसे भी आएंगे जिसका डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, देन वहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना होगा विद द ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है, हमारा 1 सही है, हमारा सेकंड गलत है, तो 1 कहीं भी अकेला नहीं है, तो दैट वी हैव टू गो विद द 1 and 3rd। तो इसमें दिमाग लगाने होंगे। अब यहाँ फिर से बैंकिंग का सवाल आता है, बैंकिंग से फाइनेंशियल मार्केट से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं विद द आरबीआई, इफ द आरबीआई डिसाइडेड टू अडॉप्ट द एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। फिर से वर्ड का मतलब समझो, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट यानी बढ़ाने वाला, यानी वो बढ़ाने वाला का मतलब होता है वेट इंक्रीजिंग द इंक्रीज करना, एक्सपेंशनिस्ट। इसकी मतलब समझनी है कि आरबीआई अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा मनी सप्लाई पे। सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी SLR जो होते हैं उसको वो कट कर देगा या कम कर देगा। तो SLR को कम करने से क्या होगा कि लोन मार्केट में ज़्यादा चले जाएंगे, लोन को ये बढ़ा देगा, मनी फ्लो को बढ़ा देगा। दूसरा, इंक्रीजिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो, ये क्या होता है, MSF क्या होता है, MSFR ये रेट क्या होता है, वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक एक दिन के लिए 6 घंटे के लिए इतने ही दिन के लिए एक दिन 6 घंटे 1 घंटे के लिए शॉर्ट टर्म के लोन लेते हैं। तो अगर इसको लोन को इंक्रीज कर देगा, उसके रेट को इंक्रीज कर देगा, तो जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी आरबीआई अगर उस जिस पे वो लोन दे रहा है बैंकों को अपने SLR को पूरा करने के लिए, अगर वो महंगा कर देगा तो ऑब्वियसली कौन सा बैंक उसको लोन लेगा, कम लेंगे, नहीं लेंगे। और इससे अच्छा है तो बैंक लोन ही कम दें, अपना कस्टमर को लोन कम दें, तो यहाँ पे मनी सप्लाई को घटा देगा। कट द बैंक रेट एंड रिपो रेट, बैंक रेट और रिपो रेट को कट करने का सीधा मतलब यही होता है कि भाई मनी सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो होते हैं मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं और एक ऑप्शन बीच वाला जो है मनी सप्लाई को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है महंगी इकोनॉमिक पॉलिसी जो मनी सप्लाई को घटा दे मार्केट में। तो मनी सप्लाई घटाने वाला ऑप्शन तो केवल सेकंड है हमारा, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड पे जाएंगे, जिससे मनी सप्लाई हमारा रिड्यूस कर रहा है, घट जाता है। ठीक है, अब है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट को समझनी है, 1991 के बाद क्या हुए उसे समझनी है। अब ये कहता है, अब ये 1991 के बाद जो रेगुलर डाटा आ रहे हैं उसको हमें एनालाइज करनी होगी। वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एट 2004-05 इंक्रीजेज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीजेज इन द रूरल एरियाज। क्या ऐसा सही है कि भाई अर्बन एरिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, रूरल एरिया में घट गई है? बिल्कुल गलत आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ अर्बन एरिया इन द वर्क फोर्स स्टीडली इंक्रीजिंग। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ द अर्बन एरिया इन द वर्क फोर्स, अर्बन एरिया में वर्क फोर्स इंक्रीज कर रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है। अब तो रूरल एरिया में वर्क फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी अर्बन एरिया में वर्क फोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अभी जो इंक्रीजमेंट है वो है अर्बन एरियाज में, न कि रूरल एरिया में वर्क फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ अर्बन एरिया में बैठ रहे हैं। इन द रूरल एरिया द ग्रोथ ऑफ नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीजेस। सही है, नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज कर रहे हैं। ये कह रहा है द ग्रोथ इन द रूरल एरिया द ग्रोथ ऑफ द नॉन फॉर्म इकोनॉमिक इंक्रीजेस, यानी नॉन फॉर्म इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करेंगे नॉन फॉर्म, यानी वहाँ पे ऑब्वियसली बात है गाँव में नॉन फॉर्म बेस्ड एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेज,
और अभी क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, यानी कि रूरल में जो एरिया में एम्प्लॉयमेंट है वो घटे हैं। तो अभी का सर्वे तो यही दिखाता है कि भाई लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट शहरों में मिल रहा है, ना कि गाँव एरिया में मिल रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है 3/4 वो सही है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस विद द वर्ड्स, उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर हम पहचान ले तो वी कैन एलिमिनेट दिस थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अब है 2020 का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। वेट, consider the following statement in term of the short term credit delivery at the agriculture sector. District Central Corporation Bank deliver the more credit in comparison to the scheduled commercial bank. जब भी इसको पढ़ोगे ना, जैसे ही कमर्शियल बैंक के बारे में या एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ोगे, इसमें साफ साफ लिखा है डाटा कि किस सेक्टर ने, चाहे क्या वो रूरल बैंक्स ने या कोऑपरेटिव बैंक्स ने या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, इन लोगों ने इनमें से किसने ज़्यादा लोन दिए हैं। तो कमर्शियल बैंक का लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है बाकी बैंकों से। ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द DCCBs, यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इट प्रोवाइड द फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ऑब्वियसली बात है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो मेनली एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ को लोन देने के लिए फॉर्म्स किए गए हैं, एग्रीकल्चर या अलाइड। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद फिर 2019 के भी सवाल आते हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसे हमें देखनी होगी। और इसके बाद 2019 के भी क्वेश्चन है, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमने 2020 के क्वेश्चन का एनालिसिस किया। अब हम अलग अलग सेक्टर्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अलग अलग ईयर्स के जो अलग अलग सेक्शंस में, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, फिलॉसफी है, उनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एनालाइज करके ये सिखाऊंगा कि वर्ड को कैसे पहचानते हैं। वर्ड्स को पहचान के दिक्कत नहीं होगी प्रीलिम क्लियर करने में। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द वर्ड्स ये सीखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।